क्यों इंडिया में आज भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये बेस्ट टाइम है? एंड व्हाट माइंडसेट शुड जेन ज़ी अडॉप्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर? ये सभी बातें आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं और हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट यश रूंगटा। यश रूंगटा फाउंडर हैं ऑल्ट इन्वेस्टर के। इंडिया में आकर वो छोटे इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को एजुकेट कर रहे हैं ताकि वो अपने पर्सनल फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सके और सही डिसीजन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सके। थैंक यू सो मच यश फॉर कमिंग टू द बुलिश माइंड्स प्रेजेंटेड बाय कोटक सिक्योरिटीज़। पहले इंडिया, फिर लंदन और वापस इंडिया, कैसी रही अब तक की आपकी ये जर्नी एंड इन्वेस्टिंग में किस तरह से इंटरेस्ट आपका जनरेट हुआ है? Thank you for inviting me, Indu. Very happy to be here. I was very fortunate as a young professional to actually get transferred to London. I graduated from NMIMS BSc Finance, and then I started working for this large BPO firm called WNS. Where I was working for a global client called Aviva Investors. Aviva का नाम आपने शायद सुना होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो Aviva Investors मेरा क्लाइंट था, दे लाइक माई वर्क, तो मैं वहाँ चला गया। फिर मैंने अगले 5 साल वहाँ बिताए। फिर लगा, जब कोविड का पैंडेमिक हुआ तो ऐसा लगा कि इंडिया भी अच्छा ही है, अगले 10 साल तो इंडिया की 10 साल है, वहाँ पे सब काम खुद करना पड़ता था, तो क्या करेंगे, इससे अच्छा इंडिया आ जाए। वी हैव द लग्जरी of focusing on things that we want to do, make our careers. बहुत opportunities हैं यहाँ पे। Specifically to investing, I come from a Mardu family, मारवाड़ी family। तो सब पापा, दादा, चाचा, मामा सबके खून में कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है, थोड़ा पैसा बनाना है, या फिर धंधे में पैसा डालना है। 20% रिटर्न जनरेट नहीं करते तब तक नींद नहीं आती है इन लोग को। तो फ्रॉम वेरी स्टार्ट माई मामा और चाचा ऑलवेज टोल्ड मी कि जब भी तेरी सैलरी आएगी उसमें से कुछ पोर्शन तेरे को हमेशा स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट में। तो आप समझ लो, अगर मेरी सैलरी स्टार्टिंग में अगर 35,000 रुपये थी तो मैं एक कंडीशन बना लेता था कि मेरी 20% उसकी सेविंग्स हमेशा एक SIP में जानी चालू हो जाएगी। तो मैंने पहले ही, जैसे ही मेरी फर्स्ट पेचेक आई थी उसमें समझ लो मैंने 6,000 रुपये की SIP से पहले चालू किया था। फिर जैसे जैसे मैं लंदन गया, लंदन में और ज़्यादा मेरी इनकम होती रही, उसके बेसिस पे मैं 20% रेशियो हमेशा उसको मेंटेन करता रहा। अब वापस इंडिया आ गया हूँ, सैलरी में ऑफकोर्स कट आया है, एंड एज अ फाउंडर ज़्यादा बड़ा कट आ जाता है, लेकिन वी हैव स्टिल मेंटेन दैट 20-30% फिगर इन टू द मार्केट्स। कौन सी एज से आपने ये SIP शुरू कर दी थी, फर्स्ट आपकी जॉब जब लगी? I was 20 years old when I started my first SIP, and you'll be surprised I was 18 years old when I bought my first life insurance policy actually. I bought it like a 50 lakh का term cover, just out of interest की क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे कि आपकी इनकम होनी चाहिए, जो अभी बहुत सारे चेक्स होते हैं कि इनकम होनी चाहिए, आप प्रीमियम पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तब कुछ नहीं होता था। तो मेरी वो 4,000 रुपये की प्रीमियम की पॉलिसी अभी तक चल रही है, वो 50 लाख रुपए की, और SIP भी चल रही है। SIP भी चल रही है। तो अगेन माई फैमिली मेम्बर्स टॉट मी कि डालो, जैसे जितना हो सकता है थोड़ा बहुत भी डालो। अगर खुद का बिजनेस है तो उसमें डालो, अगर नहीं है, सैलरी है, तो आप थोड़ा बहुत मार्केट में डालो। दिवाली आ रही है, क्या लगता है आपको, किस तरह के वाइब्स मिल रही हैं? पॉजिटिव वाइब्स है क्या मार्केट के लिए? The Indian market has been on a positive note since the pandemic altogether. Very evident from the SIP numbers also. आप देखोगे SIP की जो टोटल वॉल्यूम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कभी भी नीचे नहीं गई है। इट हैज़ बीन ऑन अप ट्रेंड। कितना ही कुछ भी वॉर भी आ जाए या फिर कोई भी दूसरी न्यूज़ भी आ जाए, it has always been on an uptrend right now. So people are very in general very positive about markets, primarily also because they have all made a lot of money in the last 4 years as well. So very positive vibes altogether during Diwali, and I think there's this saying that अगले 10 साल इंडिया के 10 साल है, it's India's next golden decade. So people are keeping that in mind when they are investing as well, which is very good for the Indian economy also, because then they are thinking about the long term, not for the short term. I feel very positive about Diwali, and Diwali is considered a very shubh time to invest as well. So no, definitely if people have the capability to invest, they should invest regardless of whatever valuations are happening in the market, because there is never a right time to enter the market. Any time is the best time to enter the market if you are investing for the long term.
बिल्कुल, तो जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, शुभ मुहूर्त में आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। करनी चाहिए। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट के एक और स्टाइल की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है आज की डेट में, और काफ़ी लोग इस सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईपीओ की बात कर रही हूँ मैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? See, IPO is what is IPO? IPO is a new company coming to the market to raise funds. पहली चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि वो पैसा क्यों रेस कर रही है, वो पैसे को यूज़ कैसे करने वाली है। सबसे बड़ी बात वो हो जाती है, क्या वो डायरेक्टली प्रमोटर्स को बाय आउट दे रही है, या फिर वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके कुछ नई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। तो वो चीज़ एक मैटर करने लग जाती है, द यूज़ ऑफ प्रोसीड्स ऑफ दैट मनी। सेकेंड ऑफ कोर्स इस कंपनी की फंडामेंटल्स, कंपनी अभी तक कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या डेट है बुक्स पे, तो वो पूरी कंपनी की फंडामेंटल्स के आपको स्टडी करना चाहिए। थर्ड इज़ कि कोई दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो लोग कर रहे हैं तो उनकी क्या थीसिस है, वो लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया, तो उसके बेसिस पे शायद आपको और कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ चलने वाली है कि नहीं चलने वाली। तो मोटा मोटी 2-3 चीज़ें ये हो जाती है, बिगेस्ट बीइंग हाउ इज़ दैट मनी बीइंग यूज्ड, सेकंड बीइंग फंडामेंटल्स, थर्ड बीइंग आर देयर एनी लार्ज को इन्वेस्टर्स इन द डील और नॉट। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे यश ये भी होती है कि अब सब इन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीओ में, तो एक इंटरेस्ट पैदा हो चुका है, लेकिन मोस्टली लोगों का मोटिव भी होता है कि यार शॉर्ट टर्म में निकल जाना चाहिए पैसा कमा कर। ऐसे में अगर हमारे हाथ में कोई मल्टी बैगर स्टॉक भी लग जाता है, जैसे हमने देखा है कि पीछे कई सारे आईपीओज आए थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बट एक लॉन्ग टर्म में किया है, तो वो स्ट्रैटेजी भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आई मीन आई नेवर बिलीव्ड इन फ्लिपिंग आईपीओज, जो कि आईपीओ आते ही आपके हाथ लग गया तो ठीक है तुरंत बेच दो, क्योंकि कितना टाइम एंड एफर्ट आप उसके पीछे लगा रहे हो, आप अपना पैसा ब्लॉक कर रहे हो उसके पीछे, और जस्ट टू गेट सम सॉर्ट ऑफ लिस्टिंग गेन्स। बहुत ज़्यादा पॉपुलर आईपीओज में वैसे ही आपको एलोकेशन नहीं मिलता, आपका पैसा ब्लॉक्ड रहता है। आपको मिल जाता है तो बहुत छोटा मोटा एलोकेशन मिलता है जिस पे आप 2-3-4-5 हज़ार रुपये कमाते हो। करेक्ट। मोटा मोटी 2-3-4-5 हज़ार रुपये के लिए आपने कितना टाइम एफर्ट वो पैसे को ब्लॉक रखा, तो आप अपना आरओआई वैसे कैलकुलेट करोगे तो कुछ होना ही नहीं है। आईपीओ में मेरे हिसाब से तभी लगाना चाहिए जब आपको लॉन्ग टर्म वो स्टॉक रखने का मन हो, आपको वो सेक्टर में बिलीव करते हो, आप वो कंपनी में बिलीव करते हो, आप वो प्रमोटर में बिलीव करते हो, आप बिलीव कर रहे हो कि वो लोग पैसे का भी सही तरीके से यूज़ करने वाले, तभी आपको आईपीओ करना चाहिए। शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग इज अगेन विल गिव यू शॉर्ट टर्म गेन्स, नॉट बिल्ड योर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा, जो सबका गोल होता है जी, वो नहीं पॉसिबल है। बिल्कुल। बेस्ट एग्जांपल हम जोमेटो का देख सकते हैं। जोमेटो है, बिल्कुल। अब स्विगी का आईपीओ आ रहा है, काफी बज है इसको, बहुत बज है। माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन, कार्तिक आर्यन, आई थिंक सारे नाम बहुत सारे। बट या दैट आईपीओ हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज। स्विगी का आईपीओ, आई थिंक इट्स गोना कम अराउंड दिवाली. It has created a buzz in the unlisted markets also, that unlisted markets, or some people call it grey markets, where the IPO, the stock is getting sold at a very considerable premium also. I think last मैंने जहाँ तक सुना था 422 रुपीज़ में stock sell हो रहा था, but I might be wrong as well. बिल्कुल। ओके, लेकिन एक कंसर्न यहाँ पर अभी दिख रहा है थोड़ा यश, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल रिलेशंस आप कह सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में लगता है आपको कि इंडियन मार्केट में थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, बट एज यू सेड कि आने वाले 10 years जो है इंडिया के लिए एटलीस्ट गोल्डन ईयर्स हो सकते हैं, गोल्डन डेकेड हो सकते हैं, तो क्या उन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है या अवॉइड करें और सीधे इन्वेस्ट करें? हार्ड अवॉइड, मतलब एकदम जानबूझ के अवॉइड करो ये सब चीज़ें आप, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं। अगर आप 10 साल के लिए कर रहे हो तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन जाएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि मार्केट गिर जाएगा, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हो तो वो जब गिर रहा है मार्केट आपको उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो फोकस ऑन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड फोकस ऑन कंपाउंडिंग विच विल ऑटोमेटिकली हैपन व्हेन यू स्पेंड द मोस्ट टाइम इन द मार्केट। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में इतना ध्यान देना चाहिए, अनलेस आपको ये हो कि मेरा एंड ऑफ द ईयर तक मेरे को बहुत बड़ा पैसा निकालना है मार्केट से और शायद मार्केट गिर जाए तो मैं अभी निकाल लूँ। तो अगर आपको वैसे शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजिक कॉल्स लेने हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, जो एक एजेंडा है बहुत सारे लोगों के लिए, लोगों को जल्दी रिटायर होना है, बहुत वेल्थ का कॉर्पस क्रिएट करना है, तो ये सब छोटी मोटी जो सिचुएशंस हो रही है वर्ल्ड में वो इंडियन मार्केट
को भले इम्पैक्ट करे लेकिन आपको नहीं इम्पैक्ट करनी चाहिए, आपको लगे रहना है। जी बिल्कुल। तो यश, अभी आप फिलहाल रिटेल इन्वेस्टर्स को एजुकेट कर रहे हैं, उनके पर्सनल फाइनेंसेस के मैनेज कैसे करना चाहिए उनको समझा रहे हैं। जब आप ये काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह के चैलेंजेस लोग फेस करते हैं, या आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि माइंडसेट क्या है हमारा? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करते हैं। लोगों को 20%, 30%, 40% ये सब रिटर्न्स, आप इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे तो जिस तरीके के ऐड आते हैं आजकल की एल्गो ट्रेडिंग में आप दिन का 2% कमाइए। दिन का 2% किसको बोलते हैं आज की डेट में? मतलब आप 700% रिटर्न साल का कमा रहे हो। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ऑफ हो रखी है। प्लस जब से क्रिप्टो एज अ कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया है, लोग क्रिप्टो के अंदर भी घुसना चाहते हैं क्योंकि उनको दिखता है 1000% रिटर्न हुआ मेरे को लास्ट 2 साल में, 3000% रिटर्न लास्ट 6 साल में। लेकिन लोग उसके पीछे ये नहीं देख रहे कि उसके पीछे रिस्क कितना ज़्यादा है, कितने लोगों ने पैसा गंवाया है वो स्टोरी सामने नहीं आती है, कितने लोगों ने पैसा कमाया है वो स्टोरी बहुत जल्दी सामने आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा स्क्यू हो गई है। और जो मैंने मेरी जनरेशन वाले लोगों में एक और चीज़ ये देखी है कि लोग पहले खर्चा करते हैं फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। पहले आप साइड में एक पैसा रख लो, उसको आप भले ही साइड में रख लो, इन्वेस्ट मत करो तुरंत, लेकिन साइड में रख लो कोई दूसरे अकाउंट में, फिर आप सारे खर्चे करो, तो आपसे इन्वेस्टिंग शायद हो भी पाए अगर आप माइंडसेट अपना बना लो तो। ये 2 चीज़ें बहुत मेरे को गलत लगती है, हाई एक्सपेक्टेशन एंड देन मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी एज सून एज इट कम्स इन। करेक्ट, आपने एक बहुत सही बात बोली कि एक डर भी होता है जो सबके माइंड में होता है और लोग रिटर्न पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन की बात करें, उस वक्त कुछ ऐसे स्कैम कह लो या कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में ये चीज़ है कि व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी, सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग, कि आप शॉर्ट टर्म में कैसे पैसे कमा सकते हैं, क्विकली कैसे पैसे बना सकते हैं। और इन स्कैम्स की वजह से कई सारे लोगों ने अपने पैसे गंवाए भी हैं। बिल्कुल। तो क्या ये एक जो गैप है वो हमारे पेरेंट्स के माइंडसेट में और आज की जनरेशन में, ये इसी वजह से है और इसकी वजह से वो बार बार हमें पुश करते हैं कि आप एफडी में पैसा लगाओ, गोल्ड में लगाओ, रियल स्टेट में लगाओ, लेकिन स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूर रहो? मेरे पापा ने आज तक मेरे को कभी भी अपना पैसा मैनेज करने को नहीं दिया है। बोलते हैं मैं स्टॉक मार्केट में पर्सनली पैसा नहीं डालूंगा, तेरे को डालना है डाल ले, लेकिन मैं कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालूंगा। इनफैक्ट इसके पीछे एक स्टोरी भी है। जब मैं कॉलेज में था NMIMS में, फाइनेंस की पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने मेरे पापा को बहुत पुश करके बोला कि यार मम्मी का जो समझ लो 10-15 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, आप मेरे को एक बार दो, मैं मैनेज करके आपको रिटर्न करके दिखाता हूँ। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करके मैं एटलीस्ट 20% रिटर्न पर मंथ तो निकाल ही लूँगा। वो 15 लाख का पोर्टफोलियो 5 लाख का हो गया 1 महीने के अंदर अंदर। एंड देन ऑफ कोर्स आई हैड टू आस्क माई टेल माई फादर कि ये हो गया है। ही वॉज काइंड इनफ कि कोई बात नहीं, अब टेक इट एज अ लेसन, डोंट ओवरडू एनीथिंग चेजिंग रिटर्न्स। अल्टीमेटली ये काम स्लोली और स्टडीली होता है। बट माई फादर हैज़ नेवर प्रैक्टिकली इन्वेस्टेड इन एनी म्यूचुअल फंड्स or SIPs because first of all he doesn't understand, he's scared also, and third he's a businessman, he thinks कि यार मैं मेरे बिजनेस में ही लगा लेता हूँ, मैं किसी और के बिजनेस में क्यों लगाऊँ पैसा। तो वो चीज़ से उनका डर बैठ गया है। अब मैंने उनको काफ़ी बार समझाया कि आप मुझे दे दो पैसा मैनेज करने को, but I haven't been able to crack that. Hopefully soon, maybe after watching this podcast he'll be. तो वो चीज़ देखते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट है और जो आज के लोग देख रहे हैं, जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि कई सारे यंगस्टर्स ने स्टॉक मार्केट में एंट्री लिया और आज भी वो है। कई सारे बच्चे हैं जिनसे मैं मिली भी हूँ जो बहुत ही अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। दे अंडरस्टैंड देयर फाइनेंसेस। अब जो चेंज हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और अगर स्पेशली हम बात करें म्यूचुअल फंड की या इक्विटी को, तो क्या इक्विटी अब एक एसेट क्लास के तौर पे जो ये नई जनरेशन है वो देख पा रही है इसे? बिल्कुल। आई थिंक इनफैक्ट मेरी कंपनी में एक इंटर्न है एंड मैं बोलूँगा वो अभी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसको मुझसे कहीं ज़्यादा मालूम है इक्विटी मार्केट के बारे में। वो इतना
रिसर्च वगैरह करके वो मुझे कंपनी के आइडियाज़ ला के देता है कि भैया आप इसमें डालो, भैया आप उसमें डालो, एंड द रिसर्च इज साउंड. इट्स नॉट लाइक कि हवा में कुछ भी बातें कर रहे हैं लोग. लेकिन ये लोग मतलब 20 साल की उम्र में ये लोग को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है ये सब चीज़ों की. लाइक क्रिप्टो मार्केट की भी आप बात करोगे तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है. एक्विटी डेफिनेटली इज़ मच मोर पेनिट्रेटेड इन इंडिया राइट नाउ, एंड दैट इज़ एविडेंट बाय द फैक्ट कि एक 18 साल के लड़के या लड़की का भी एक डीमैट अकाउंट आजकल तुरंत खुल ही जाता है. तो वो डीमैट अकाउंट नंबर्स में भी अपने को दिखता है. देयर आर अराउंड 9 करोड़ डीमैट अकाउंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज ऑफ 2024. तो दैट्स अ बिग नंबर फॉर अ कंट्री ऑफ आवर साइज विच इज़ अराउंड 140 करोड़. तो 7-8% का भी पेनिट्रेशन पहले तो कुछ भी नहीं था, तो 7-8% का भी पेनिट्रेशन हुआ है तो वो बहुत अच्छी बात है. वो उसको 7-8 से 27, 28, 30 पे कैसे लेके जाना है वो एक जर्नी है, वो अपने आप टाइम लगेगा. लेकिन विद दी अवेयरनेस लेवल्स राइट नाउ इन जेन ज़ी पॉपुलेशन, आई थिंक दिस इज़ गोना ग्रो मल्टीफोल्ड. ओके तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि जैसे हमने देखा भी था कि डीमैट अकाउंट्स तो बहुत सारे खुले थे, लेकिन कई सारे लोग वापस, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस ख़राब रहा तो वो वापस चले गए या वो डर गए. सो आई वांट टू आस्क यू कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट कि आप लॉन्ग टर्म में मार्केट के साथ बने रहें और इसका पूरा फ़ायदा एडवांटेज ले सकें. See, I am a very big advocate of long-term investing. Like I gave you the story, I lost money in FNO. मैंने मेरी मम्मी का अकाउंट 15 का 5 कर दिया था. उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली मैं FNO पे वापस कभी नहीं गया हूँ. तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे दो ही बहुत सॉलिड तरीके होते हैं. एक तो म्यूचुअल फंड SIP आप करते रहो कंटिन्यूसली. रिटर्न्स तुरंत नहीं दिखते, लेकिन 6-7 साल एक साइकिल पूरी कंप्लीट होती है तो आपको दिखने लग जाता है कि हाँ ठीक ठाक रिटर्न आ रहे हैं. इफ़ यू आर एबल टू बीट द मार्केट और इवन ट्रैक द मार्केट विच इज़ द निफ्टी 50 इंडेक्स, देन यू आर डूइंग वेल. दूसरा होता है एक बास्केट इन्वेस्टिंग ऑफ स्टॉक्स, जिसके कई तरीके. या तो आप एक फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू एक बास्केट बनवा लीजिए और उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, या फिर आप कोई PMS प्रोडक्ट में भी निवेश कर सकते हैं जिसमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके लिए सब मैनेज कर रहा है. और या फिर आप खुद एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स बना के आप खुद इन्वेस्ट कीजिए जिसके अंदर आपका एक डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन है. बस यही है कि पेनी स्टॉक्स वगैरह पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स काफ़ी हद तक कुछ लोग कंट्रोल भी करते हैं मार्केट में. तो कई बार लोग फंस भी जाते हैं, कोई टेलीग्राम चैनल में टिप्स दे रहा है और उसमें पेनी स्टॉक में आपने पैसा लगा दिया, एकदम से चढ़ाव आता है फिर एकदम से उतार आ जाता है, तो उसमें काफ़ी लोग पैसा गवा भी देते हैं. तो वो स्टॉक्स को आप नहीं टच करें. एक स्ट्रगल जो हमने देखा है कुछ इन्वेस्टर्स के लिए कि उनको लगता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए. इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जा सकता है? आपको पता है लोएस्ट SIP कितने रुपए की हो सकती है इंडिया में कोई भी फंड में? 100 रुपये की. तो ऑल यू नीड इज़ 100 रुपीज़ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. लेकिन आई डू अंडरस्टैंड द माइंडसेट कि लोगों को लगता है यार मेरे पास 1 लाख रुपए भी नहीं है, मेरे पास 5 लाख रुपए भी नहीं है, मैं इन्वेस्ट करके कितना ही पैसा कमा लूँगा. दैट्स वेयर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कम्स इनटू द पिक्चर. 100 रुपये करके जमा करना तो चालू करो आप, तो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा. आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब कैसे क्या बढ़ जाएगा. तो मैंने पर्सनली ऐसे ही किया था कि मेरी जितनी भी सैलरी थी स्टार्टिंग में 20-30% हमेशा एक अकाउंट, जिस अकाउंट में मेरी सैलरी आती थी उससे निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल देते थे और फिर उधर से इन्वेस्टिंग करते थे ताकि मेरे खर्चे ज़्यादा नहीं हो. तो वो जितना है उतना आप करो तो सही चालू, फिर धीरे धीरे कंपाउंडिंग अपना मैजिक करेगी. somebody has called it, but compounding is the 8th wonder of the world. That's what they say. I don't know, but it has worked for me. It works for most of the people who have the patience to stay longer in the market. So consistency and discipline and 100%. There's also other famous saying which is time in the market is greater than timing the market. जितना टाइम आप मार्केट में रहते हो और कंसिस्टेंटली रहते हो उतना आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है. बिल्कुल. एक और क्वेश्चन होता है सबके दिमाग में कि ठीक है ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जब आप इन्वेस्ट करने चाहते हैं तो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है, कई सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं आज की डेट में. तो कैसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए ढूंढी जाए, एक्सप्लोर किया जाए, और पोर्टफोलियो को, जो आप एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं उसे कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, एसेट एलोकेशन कैसे किया जाए? सी इसमें if you are not from the field of finance, I highly recommend to get a qualified financial planner. Because वो लोग दिन रात
ये चीज़ करते हैं। जैसे एक प्रोफेशन होता है ना, आप बीमार होते हो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। खुद को ट्रीट करने की कोशिश करोगे, 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3rd दिन भी ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा आपको। तो वाई नॉट फॉर योर मनी? योर मनी इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ लाइक योर हेल्थ इज। Correct. So qualified financial planners are like the doctors for your money. So you should go to them for all your needs. Of course, maybe not at the very start, because you might not have the money to pay them. In those cases, try and have a decent allocation to just the index, which is a Nifty 50 index. कि आप जैसा मार्केट चल रहा है आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हो। आप स्मॉल कैप मिड कैप में जाने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा भी नुकसान होएगा आप डर जाओगे, फिर आप मार्केट से बाहर। तो उसका कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप लॉन्ग टर्म आपने देखा ही नहीं कैसे होएगा, तो आप टिके ही नहीं मार्केट में, तो आपको आइडिया कैसे लगेगा कि वो चीज़ कैसे वर्क करती है। तो ऑफकोर्स एवेन्यूज़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन ट्राई एंड स्टिक टू द बेसिक्स विच इज़ निफ्टी 50 इंडेक्स एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर करियर। एंड एज यू ग्रो इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ, if you have the right knowledge, do it yourself, otherwise take the help of a qualified financial planner. I'll tell you personally, from my own portfolio also, I now seek a help from a qualified financial planner, because I can get biased as well. Sure. मुझे लगेगा मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, मैं बहुत अग्रेसिव हो जाऊँगा, बट शायद मेरी थिंकिंग गलत हो, शायद मेरे गोल्स जो मेरे को 1 साल बाद अगर मेरे को नई गाड़ी लेनी है उसके लिए मैं पैसे इकट्ठा नहीं कर पाऊँ, वो फाइनेंशियल प्लानर मेरे लिए सब करेगा at a fraction of the cost, so why not? बिल्कुल। एक जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो एक चीज़ हमने यहाँ ये भी ऑब्ज़र्व की है आजकल कि लोगों को डिफरेंस नहीं पता है कि आपकी नीड क्या है और वांट्स क्या है, और इस वजह से कई बार गलत डिसीजंस लेते हैं हम लोग। जैसे आईफोन की अगर मैं बात करूँ तो कि कई सारे लोग पैसे जमा करते हैं, रात भर लाइन में लगे रहते हैं आईफोन बाय करने के लिए, लेकिन इतना एफर्ट आपने कभी देखा नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट करने के टाइम लोग ले पा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, इसे कैसे सीखा जा सकता है, इसमें कैसे ग्रो किया जा सकता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे क्लियर करें? पर्सनल फाइनेंस में ग्रो करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पहली बात तो आपको खुद इंटरेस्ट लाना पड़ेगा इस टॉपिक में। फोकस मोर ऑन इन्वेस्टिंग रादर देन स्पेंडिंग, जो एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। आईफोन लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि दिखा सके हम इंस्टाग्राम पे, मे बी शो योर पोर्टफोलियो इन अ रेगुलेटेड वे ऑन इंस्टाग्राम। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, personal finance is very personal to everyone, but people like you are doing a fantastic job of getting that education out. There are very renowned journalists also who put out good content. समझिए, सीखिए, पढ़िए, और फिर कुछ जगह आपको ट्राई भी करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप इक्विटी मार्केट में घुसना है, आपने एक खुद स्टॉक जब तक खरीदा नहीं है तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि वो चीज़ फंक्शन कैसे करती है। मेरे पास स्टॉक आता कहाँ है, हाँ, वो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, वो खुद एक बार करना पड़ेगा। उसमें शायद आपका पैसा भी डूबेगा कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है आप उसके हिसाब से थोड़ा इन्वेस्ट करना चालू कीजिए, फिर आप धीरे धीरे आप उसको चीज़ को सीखोगे। बट हाँ, आई मीन you should not spend on flashy things which you really don't need at all, especially if you can't afford it at all. Don't take a loan definitely to buy an iPhone or to buy a flashy new object which you will barely use, because that will ruin your finances also, because debt EMIs आप भरते रह जाओगे, आपके पास इन्वेस्टिंग के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। अभी यहीं से यश एक कंसर्न शुरू होता है कि पैसे तो हम कमा रहे हैं, लेकिन जितना हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम स्पेंड कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल पर या अपने ज़रूरतों पर, गोल्स इस तरह के सेटअप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी एक चैलेंज आता है, जब हमारे सामने कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई क्राइसिस आ जाता है, तो उस क्राइसिस को कम करने के लिए, उसे टैकल करने के लिए हम बिल्कुल अपने आप को लाचार फील करते हैं उस सिचुएशन में। तब इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होती है। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों हमें इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। सी, इमरजेंसी फंड अगर आपके पास नहीं है तो आपको इमरजेंसी स्टेट में होना चाहिए फ़िलहाल। उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इमरजेंसी फंड को अगर डिफ़ाइन करें तो इट्स लाइक अ रनवे फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कैश, कि आपके पास अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है, आपके फैमिली में कोई मेडिकली इमरजेंसी आ जाती है,
आपकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, आपको गाड़ी ठीक करानी है, आपको कुछ भी कोई भी टाइप की इमरजेंसी हो, तो आप वो एक आइडल कैश पूल को यूटिलाइज करके अपने वो खर्चे पूरे कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड को ये बोला जाता है। इमरजेंसी फंड होना सबके पास चाहिए, जिसके पास नहीं है लाइक आई सेड उसको एक इमरजेंसी स्टेट में होना चाहिए। आई टेल यू, मेरे पास पर्सनली मेरा इमरजेंसी फंड अराउंड 8 महीने का होता है, विच इज़ अ बिट एक्स्ट्रा। जनरली मार्केट में लोग रिकमेंड करते हैं कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। What number should that be? Ideally that number should be 6 times of your salary, monthly salary. तो अगर आप समझ लो 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपके पास 6 लाख रुपए लिक्विड कैश होना चाहिए। Be that let's say in a savings account or in a liquid fund or in an arbitrage fund, जिसमें आप T+1 बेसिस में यानी अगले दिन लिक्विड उसको कर सकते हो पैसा, और फिर आप उसको जो भी आपको जैसे यूज़ करना आप कर सकते हो जी। वो होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऑफ कोर्स मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला है कि आपको 20% अपनी सेविंग्स का इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्चुअली आई वांट टू चेंज दैट एंड से कि जब इन्वेस्टिंग आप तब चालू करो जब आपका इमरजेंसी कॉर्पस तैयार हो। क्योंकि इमरजेंसी बोल के नहीं आती है, इमरजेंसी कभी भी आती है। जब आएगी तो या तो आपके पास बैकड्रॉप फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, देन यू शुड हैव योर ओन इमरजेंसी कॉर्पस एटलीस्ट। तो आप पहले वो इमरजेंसी कॉर्पस अपना बिल्ड कर लो, फिर आप इन्वेस्टिंग आगे चालू करो। सो इमरजेंसी फंड को बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक और बात होती है, जब इन्वेस्टमेंट हम शुरू करते हैं तो कई बार होता है कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट हम लोन लेकर या फिर कि दोस्तों से ले लिया पैसे कि चलो यार पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो अभी कर ही देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत जल्दी हमें रिटर्न देखने को मिले। तो क्या ये ज़रूरी है कि पहले हम अपने रिस्क को समझें कि हमारा रिस्क कितना है, और उसके आधार पर उसको समझकर देन वी कैन एक्सपेक्ट आवर रिटर्न्स? बिल्कुल, दैट्स अ गुड क्वेश्चन इंदु। रिस्क एपेटाइट इज अगेन समथिंग दैट पीपल शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ। उसको पता लगाने के, खुद के लिए पता लगाने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। या तो एक कोई आप अगेन क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के साथ एक पूरा सर्वे करो कि आपको किस किस सिचुएशन में कैसा फील होता है, तो उसके बेसिस पे वो लोग आपको बताएंगे। अगर आपको वो रूट नहीं जाना है तो आप ये समझ लिए, तो अगर आपने सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए डाला, अगर वो पैसा तुरंत 50,000 हो जाता है, कल को कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है या फिर कुछ हो जाता है, तो आपको कैसा फील होएगा? क्या आपको रातों रात आपकी नींद उड़ जाएगी? आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी? तो मे बी आपको एकदम हाई रिस्क प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए। आपकी कंजर्वेटिव प्रोफाइल हो गई कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर आप शायद इक्विटी के अलावा आपको डेट के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वही चीज़ अगर 50% गिरी और आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में रिकवर हो जाएगा, देख लेंगे, तो देन यू आर अ गुड कैंडिडेट टू टेक अ लिटिल बिट हायर रिस्क एज वेल। अगर वो आपका पोर्टफोलियो और उससे भी नीचे चला जाता है लेकिन आप एकदम बिंदास हो, कोई बात नहीं क्या हो जाएगा, तो देन यू हैव द हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी। बट इट्स मोर लाइक हाउ you feel personally about that money, about losing that money or about the chance of losing that money, उसको आप assess करके आप पता लगा सकते हो कि आपकी क्या रिस्क टॉलरेंस है। बिल्कुल, तो शांति से सोना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यश, ये सारी डिटेल्स, इतनी वैल्यूबल इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हमें उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली, हर दिवाली की तरह जैसा का ट्रेंड सेटअप हो रहा है फॉर इंडियन मार्केट्स एंड फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वो आगे ग्रो करता हुआ नजर आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इस बार भी स्टॉक मार्केट में एंट्री करेंगे और काफ़ी समय तक लंबे बने रहेंगे टू क्रिएट वेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इंदु, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे आकर बताइए। इस तरह के और पॉडकास्ट देखने के लिए, स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक वीडियोस जानने के लिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज़ यूट्यूब चैनल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.